Hello students, most welcome in HB Studio. Yes, your hottest Botanica studio. So today I am again on live with interaction to each other. Yes, very soon we will on complete live also. So most welcome, and today is a very good day for 12 class students. Yes, we are going to start your syllabus, that is your unit 1 reproduction, and the chapter reproduction in organism. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. इनफैक्ट इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे नीट में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और इस चैप्टर को आप बोल सकते हो ये एक प्रकार का इनरिचमेंट चैप्टर है. 11th क्लास से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ लिंक होती है, इसलिए प्रायः इस चैप्टर को कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो स्टार्टिंग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से. लेकिन बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत कीमती है. एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस reproduction. Chapter is reproduction in organism, and myself your botany mentor Dr. Mukesh Kumar with you here, right? Yes. So this is the snapshot for your chapter reproduction in organism. बिल्कुल सही. और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर से आपको एक से दो क्वेश्चन नीट में आने हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसके अंतर्गत हम टोटल 6 सब टॉपिक्स हैं हमारे पढ़ेंगे. आज हमारा डिस्कस करना है लाइफ स्पैन के बारे में, और लाइफ स्पैन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन से भी होंगे. इस क्लास में हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, राइट? सो दिस इज द फोर्थ कमिंग योर लेक्चर्स. As today we are going to take first lecture lifespan mainly, then we will go for lecture 2, 3 and final. Yes, this is your LLP last leap up chapter where हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की क्यू सेप करेंगे. आपको पता है क्यू सेप का मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, एक्सप्लोरेशन होती है और परफेक्शन तक होती है. जब तक क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट समझ में ना आ जाए तब तक मैं उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ता. आप देख सकते हो हॉटेस्ट बोटैनिका यूट्यूब पे बहुत सारे क्यूसेप पड़े हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम क्यूसेप में करते क्या हैं, राइट? यस. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्पैन. देखो भाई, जब भी हम बात करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में क्या समझ में आता है भाई? जीवन काल. तो जीवन काल का मतलब क्या हो गया कि कब किसी की बर्थ हुई है और कब उसका नेचुरल डेथ हो रहा है. तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के जो टाइम पीरियड है उसी को तो हम बोलते हैं क्या? लाइफ स्पैन. बिल्कुल सही. तो इस तरीके से आपको देखना है. देखो लाइफ स्पैन का एक दूसरा टर्मिनोलॉजी भी होती है. दिस इज कॉल्ड लॉन्गिविटी. बाय नेम इट इज क्लियर. लॉन्गिविटी, कितनी लॉन्गिविटी है, कितनी लंबी आयु हो सकती है. और शायद इसी को जनरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन यूटिलाइजेशन है, राइट? सो आयुर्वेदा एक कंप्लीट विज्ञान है इसके बारे में, जो लॉन्गिविटी के बारे में हमें बताती है, मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ के बारे में हमें बताती है. नाउ इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्रोबायोसिस. क्वेश्चन आ सकता है यदि हम लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड एज यस लॉन्गिविटी. लॉन्गिविटी नाम से ही समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप बात करते हो मैक्रोबायोसिस की तो मैक्रोबायोसिस थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं. सो मैक्रोबायोसिस इज द स्टडी ऑफ यस लाइफ स्पैन, राइट? सो जैसा मैंने कहा कि जीवन, यस, बर्थ और जो नेचुरल डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है दिस इज कॉल्ड ओनली लाइफ स्पैन. यस. तो व्हाट इज लाइफ स्पैन? दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की. अब दिमाग में ये बातें आएंगी भाई ये लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, किसका कितना हो सकता है? हाँ, यस, दिस इज आवर सेकेंड टर्मिनोलॉजी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल.
किसी की ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, तो ये ध्यान जाए आप, या तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की हो सकती है, केवल कुछ दिनों के मेहमान हो सकते हैं प्लांट या एनिमल्स, राइट। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हजारों वर्ष तक जीते हैं, यस 1000 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं वो, राइट। अपने एनसीईआरटी की बात करें और ये एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल टोटल आप देखो 16 एग्जाम्पल्स हैं अपने एनसीईआरटी में। इन सभी 16 एग्जाम्पल्स को हमें याद करना है बहुत अच्छी तरीके से। देखो मैंने लिस्ट तैयार करी है। प्लांट्स की यदि हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर टोटल 6 होते हैं, राइस, रोज, बनाना, मैंगो, बनियन और पीपल, यस 6 वी हैव। जबकि केवल एक राइस ऐसा है जिसमें आप बोल सकते हो ये शॉर्ट लाइफ पीरियड है इसका, यस ये 3 to 4 मंथ्स तक के लिए इसकी लाइफ पीरियड होती है। ये एनुअल प्लांट होता है, आपने देखा होगा खेतों में बहुत राइस की जो खेती है बड़े कॉमन है ये। जबकि हम रोज की बात करें ये 5 to 7 ईयर्स की होती है। बनाना की बात करें, यस केला की बात हो रही है, 25 वर्ष तक की आयु है। मैंगो जो अभी सीजन है आपके लिए ये है 200 वर्ष के लिए, बैनियन 200 से लेके 300, और पीपल जो है जिसको फाइकस रिलीजियोसा बोलते हैं ये 2000 से 3000 वर्ष तक ये हो सकता है जिंदा। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे प्लांट में 6 एग्जाम्पल्स हो गए। राइस एक हो गया जो एनुअल हो गया, फिर रोज हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, बैनियन हो गया और पीपल, राइट। आपको याद रखना है ये बहुत कॉमन वे में लाइए। आप अपने घर में बात करें, चलो पापा आप बताओ, पता है रोज का प्लांट तो आप जानते हो कितने दिन तक वो जिंदा रहता है, पता है आपने? उनको भी लगेगा अरे क्या पूछ रहा है ये, राइट। सो ये सारे कॉमन प्लांट्स है। एनसीईआरटी ने भी बहुत कॉमन एग्जांपल्स दिए। तो आप बोलचाल की भाषा में एक बार आपने याद कर लिया, घर में सबसे डिस्कस करो, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, सबकी जीके भी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज नॉट ओनली बायोलॉजी एंड बॉटनी, रादर अ गुड क्वेश्चन फॉर जीके आल्सो, राइट। तो इस तरीके से रोज के लिए 5 to 7 ईयर्स हो गए। बनाना की बात करें तो 25 वर्ष की हो गई। मैंगो 200 से 300 वर्ष की बात करें तो बैनियन हो गया, और पीपल 2000 से 3000 वर्ष तक हो सकता है। तो टोटल हमारे पास आप देखें वी हैव टोटल 6 एग्जाम्पल्स इन प्लांट। तो आई थिंक प्लांट के बारे में समझ में आ गया। 200 वर्ष किसके, बिल्कुल बोलो यस, हाँ यस राइट, सही कहा आपने, मैंगो के लिए। और सबसे ज्यादा जो अपने एनसीईआरटी में दिया उसकी बात करें तो पीपल 2000 से 3000 वर्ष तक की हो सकती है। अब देखो ये जो एनिमल की बात कर लेते हैं पहले। एनिमल में टोटल 10 एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं, और बच्चे छोड़ देते हैं यार इतना एग्जाम्पल कहाँ याद करना। कहाँ एग्जाम्पल है दोस्त, ये केवल 10 और इधर कितने 16 ही तो है, और 16 को भी ग्रुपिंग कर लो तो 4-5 ग्रुपिंग में याद हो जाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल तो बिल्कुल कॉमन है जो हमें हमेशा याद होने चाहिए जीके के रूप में भी। अब आप देखो एनिमल्स में पहला हो गया बटरफ्लाई, यस ये वीक्स में हम बात कर रहे हैं। देखो वहां मंथ्स में बात हो रही थी प्लांट्स में, यहां वीक्स की बात हो रही है। 1 से 2 वीक तक है बटरफ्लाई। फ्रूट फ्लाई, यस याद होगा जेनेटिक्स में हम पढ़े हैं या पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के बारे में, ये 2 वीक तक जिंदा रहता है। क्रो 15 वर्ष के लिए। काउ 20 to 25 ईयर्स। एंड डॉग यस इट इज 25 to 30 ईयर्स। अब देखो आप इसको एक साथ याद कर सकते हो, ये 3 जो नाम बताए गए हैं कौन कौन, यस क्रो, काउ एंड डॉग। 15, 20, 25 ऐसे याद कर सकते हैं। 5 ईयर्स का डिफरेंस है। क्रो काउ डॉग, क्रो काउ डॉग 15, 20, 25। 5 ईयर्स का प्लस है आपको किसमें, डॉग और काउ के डिफरेंसेस में। तो ये 3 एग्जाम्पल तो आप एक साथ याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए ट्रिक्स बता दूं आपको, ये क्रोकोडाइल, एलिफेंट और हॉर्स, ये तीनों की जो आयु है वो कितनी होती है, 60 ईयर्स। एक साथ आपको याद हो गया। 3 एग्जाम्पल्स की एक ग्रुपिंग हो गई, याद करना आसान हो गया। जबकि पैरट हो गया 140 वर्ष, और टर्टोइज 100 से लेके 150 ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है। तो आप याद करें बटर फ्रूट एक साथ याद हो गया, विक्स में 1 to 2, बटर फ्रूट्स 1 to 2, क्रो काउ डॉग 15, 20, 25, क्रो काउ डॉग 15, 20, 25। और 3 जो 60 ईयर्स वाले हैं वो 3 एक साथ है, याद कीजिए कौन कौन, क्रोकोडाइल्स,
elephant and horse. Yes, they are of 60 years old. And parrot 140 or 150 tortoise. तो 140 parrot, 150 tortoise. तो बिल्कुल ग्रुप याद हो गया आपको. बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई 1 2 2, crow, cow, dog 15 20 25. 60 वर्ड्स किसके? 3 के. कौन कौन? हॉर्स, एलिफेंट, क्रोकोडाइल्स. राइट. पैरट 140 एंड टॉर्टोइज कितने? तो ये हो गए आपके 100 से 150. तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि भाई जो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो छोटी भी हो सकती है. मंथ्स में देखा आपने प्लांट में, एनिमल में वीक्स में देखा, और वो बड़ी भी हो सकती है इन 1000 ईयर्स में आपने देखा. ओके, सो दिस इज द टोटल 16 एग्जांपल्स गिवन इन आवर एनसीईआरटी. वी हैव टू जस्ट लर्न इट. ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो डाटा है, आप ध्यान दो, इस डाटा से क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल. फिर आपको दिक्कत आएगी तो एक बार आप पेज निकालो, पेन ले लो और इसको 2 बार लिख जाओ और ये सभी की चर्चा करो. घर में बोलो, पापा आप डेली हम लोग दूध पीते हैं, बताओ काऊ की लाइफ स्पेन कितनी होती है. सब सोचेंगे अरे यार मेरा बेटा तेज हो गया है. तो उनको बताओ भैया ये तो 20 से 25 ईयर्स ही होती है, पता है एक गाय. उसी तरह से कुत्ते जो रोड पे चलते रहते हैं, भाई ये बताओ, या आपने यदि पाल रखा है, डोमेस्टिक है, क्या हो सकती है उसकी एज? यस 25 से 30. तो इस तरीके से आप डेली टू डेली लाइफ में भी आप इसको बोल बोल के याद कर सकते हो. जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए हर काम करेंगे जो हमें डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा. ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. ओके भाई स्टूडेंट्स, नाउ चलिए अब हम बात करते हैं कि जो लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, इस लाइफ स्पैन को क्या कोरिलेट कर सकते हैं. रोड पे चल रहे हो आप, दिखाई देगा 1-2 लड़कियां जा रही हैं, 2 लेडीज आ रही हैं, क्या लगेगा? अरे यार ये लगता है एक दूसरे की बहन है. अब जाके पता करते हो, मालूम चलता है बहन नहीं है, वो तो बेटी थी. आप कहते माय गॉड, ये दोनों का जो साइज है उससे समझ में नहीं आ रहा था कि एक मदर और एक डॉटर, मतलब लाइफ स्पैन, उनकी एज, उनकी उम्र आपने जस्टिफाई नहीं किया. बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट यही तो कहना है, एनसीईआरटी ने इस पर खूब क्वेश्चंस पूछे हैं, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइफ स्पैन को आप क्या कोरिलेट कर सकते हो. देखो ये हमारा हेडिंग सही है, कोरिलेशन. किसकी बात हो रही है? यस, हम बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन की. तो लाइफ स्पैन का यदि वो हम कोरिलेट करने की बात करें तो बोला गया नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड टू. किन 2 चीजों से आप एसोसिएट नहीं कर सकते. तो पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल सही. ऑर्गेनिज्म की जो साइज है हम साइज से कोरिलेट नहीं करते. चलिए एग्जांपल देख के हम इसको समझते हैं. एक एग्जांपल हमारे पास है क्रो का, दूसरा पैरट्स का. क्रो की साइज अभी हमने पढ़ी, याद किया कितना? बिल्कुल सही 15 इयर्स. एंड पैरट लास्ट में हमने पढ़ा था ये 140 इयर्स है. इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को आप देखो तो पैरट की साइज और क्रो की साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एज देखो पैरट 10 टाइम्स ज्यादा है. किससे? क्रो से. बिल्कुल सही. जबकि आप ऐसा ही याद करो, यदि आपने मैंगो देखा होगा तो ये मैंगो का जो वृक्ष होता है ये डेलिकेसेंट प्लांट होते हैं ऐसे, और पीपल भी ऐसा ही होता है. तो जैसा मैंगो दिखाई दे रहा है वैसा ही पीपल होता है. दिखने में दोनों एक जैसे हैं. यस दे आर सेम, सिमिलर इन साइज, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर एज? What do you think about lifespan? Just you have remember, yes, in mango 200 years, but people 2000 to 3000 years, right? तो यहाँ भी आप देखो कि भाई मैंगो और पीपल में पीपल लगभग पूरा का पूरा 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा है, बट साइज तो सेम है. तो आप देखो क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ मुझे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ. Tell me the name of organisms sowing. वो क्या सो कर रहे हैं? बताओ उस ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ. सोइंग क्या? यस सेम साइज डिफरेंट एज. अब आपको लग गया ये नया क्वेश्चन कहां से आ गया? 4 उसमें ऑप्शंस होंगे अलग अलग.
हो सकता है क्रो एंड पैरट हो, बिल्कुल सही। हो सकता है मैंगो एंड पीपल हो, यह भी सही। लेकिन क्वेश्चन आए डॉग और काऊ, नहीं, यह सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो यहां डिफरेंट बातें हो गई हैं। क्या बातें हैं? अब काऊ की बात करें तो काऊ है 20 से लेके 25 ईयर्स ओल्ड, अभी हमने देखा 20 से 25 ईयर्स ओल्ड। डॉग 25 से 30 ईयर्स ओल्ड। अब देखो काऊ की साइज और डॉग की साइज ग्रेट डिफरेंस है, साइज में डिफरेंट है। एज ऑलमोस्ट देखो, वो 20 से आप क्या देख रहे हो 25, और ये 25 से 30, 25 कॉमन पकड़ सकते हो। इसका मतलब आप बोल सकते हो उनकी एज तो सेम है बट उनका साइज सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, राइट। क्रोकोडाइल को आप ले लो, उसकी साइज देखो। एलिफेंट की साइज ले लो आप। एक और एग्जांपल यहां पे एलिफेंट का भी कोट कर सकते हो, एलिफेंट, राइट, ये भी 60 ईयर्स। तो क्रोकोडाइल, हॉर्स, एलिफेंट, तीनों अमीम की साइज बिल्कुल अलग अलग है बट दे हैव सेम लाइफ स्पैन 60 ईयर्स माय फ्रेंड्स। सो these are the again such organisms that shows different size but same age, and these are cow and crocodiles। अब यही क्वेश्चन बन के आएंगे, आपको लगेगा अरे यार बिल्कुल नया क्वेश्चन है, और यहां पे डबल इंटरप्रिटेशन, दो इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन इसमें डाले गए हैं। तो बी अलर्ट। एक एग्जांपल आपने याद कर लिया, जीके का भी काम हो गया, और यहां भी क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका बन जाएगा, तो याद रखना है आपने। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही। हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। हां, हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पे भी लाइफ स्पेन को जस्टिफाई कोरिलेट नहीं कर सकते। अब देखो आप रैट को ले लो और हम ह्यूमन की बात करते हैं। हम रहते हैं हमारे घर के किसी छोटे जगह पे, ये रैट होते हैं, हमारा आवास है, हैबिटेट है, उनका माइक्रो हैबिटेट है, लघु आवास है। लेकिन क्या आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे ज्यादा आपसे वो कम नहीं है, बिल्कुल सही। आप देखो जो डिप्लॉयड सेट है रैट की, ये 42 उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है, ह्यूमन की 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। तो आप देखो मात्र 4 क्रोमोसोम का ही डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट क्रोमोसोम सेम है। लेकिन आप देखें यदि आप रैट की बात करें तो उसकी एज कितनी है, 4 ईयर्स। ह्यूमन की एज यदि आप मानो तो 60 से 100 ईयर्स ओल्ड होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपने क्या देखा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है, राइट, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एज तो बहुत डिफरेंस है, कहां 4 ईयर्स और कहां 60 to 100 ईयर्स। सो यू कैन नॉट कोरिलेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लाइफ स्पेन। मुझे लगता है इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आएंगे यू विल वेल नोन एंड आंसर वेरी इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। क्या लगता है, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आप लोग? बिल्कुल सही, अच्छी बात है। नाउ चलिए अब एक क्विज हो जाए, जस्ट हमने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे क्विज, राइट। तो आपने बताना है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट ना, विद देयर लाइफ स्पेन। चलिए बताइए। फ्रूट फ्लाई, यस, हम बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला की, अभी बताया मैंने, ये 2 वीक्स तक का होता है। चलिए मेरे पहले आप बोलेंगे यस। बटरफ्लाई 1 to 2 हमने अभी डिस्कस कर लिया था। क्रो की बात करें, यस, क्रो में हमने अभी देखा ये 15 ईयर्स है। काऊ, हु विल टेल अबाउट काऊ, जल्दी बताइए काऊ का कितना, बिल्कुल सही, यस, ये दिस इज द 15, right? Now similarly who will tell about dog? Yes, right, it is 20 से 25, बिल्कुल सही, right? Now and 25 to 30, बिल्कुल सही, 25 to 30, right? Now Drosophila crocodile 60 years, हॉर्स की भी 60 years, सेम। एलिफेंट भी ऑलमोस्ट 60 years, सेम। पैरट, यस, ये ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी में 140। टॉर्टोइज, यस, इट इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच, 100 से 150। चलिए राइस की बात करते हैं, अभी हमने देखा इट इज 3 to 4 वीक, राइट, एनिमल प्लांट्स होते हैं। रोज की बात करें, यस, इट इज 5 to 7 years।
बनाना की बात हुई है 25 ईयर्स, और पीपल की बात हुई है, बनियन की बात हुई है। और ये बनियन भी आप देखेंगे तो ये बनियन जो है दिस इज ऑल्सो 200 से लेके 300 ईयर्स तक हो सकता है, 200 to 300 ईयर्स, ओके। और पीपल का 2000 to 3000 ईयर्स हो सकते हैं, राइट ना। तो इस तरीके से बिल्कुल जीके की तरह आपको एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल्स है, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिए गए हैं, यू आर वेल नोन कि क्या हो सकता है। फाइन, यस। चलो एक और आपके लिए क्विज सेशन, चलिए बताइए एलिफेंट का कौन बताएगा? हाँ बताओ। बिल्कुल सही 60 ईयर्स। रोज का बिल्कुल सही 15। काउ यस राइट। बटरफ्लाई बताओ यस ठीक है 1 से 2 15 सही। बनाना हाँ हाँ बिल्कुल सही बात 25। काउस की यस राइट 20 से 25 तक। पैरट बिल्कुल सही 140 60। क्रोकोडाइल हॉर्स कौन बताएगा? यस राइट 60। और फ्रूट फ्लाई बिल्कुल सही 2 वीक्स। अब इसी को डेज में ले ले तो 14 डेज आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस राइस का बिल्कुल सही 3 to 4 वीक्स सही। टोटोस 100 से 150 और बैनियन का 200 से लेके 300 ईयर्स बिल्कुल सही। अब मुझे लगता है अब आपको एग्जाम्पल का डर दिल से बिल्कुल भाग गया होगा, बार बार देखा आपने। और फिर से मैं आपको बोलूंगा एक पेज निकालो, कॉपी पे लिख जाओ, बहुत 16 से नाम है और जीवन भर के लिए आपको जीके का काम करेगा। नीट में भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स लाओ। सो अब हम फिर से बात करें कि भाई ये जो लाइफ स्पैन है, इस लाइफ स्पैन को रिलेट करने की बात है। इससे क्वेश्चन जो लैंग्वेज में बन के आते हैं उससे हम समझने का प्रयास करें कि लाइफ स्पैन एक बायोलॉजिकल क्लॉक को भी बताता है, राइट? कैसे? और हमें यह समझना होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ये भी बताया जाएगा कि जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना है, क्योंकि वह मरणशील है, मॉर्टल है। फिर एक और कैरिज है कि एक एक्सेप्शन भी है जहां पे आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी हैं जो मरते नहीं, राइट? वो इमॉर्टल है, अमरणशील हैं। वो जानेंगे कौन है वो एक्सेप्शन जो मरते नहीं है, इमॉर्टल है। तो लाइफ क्लॉक, पहले बात करें बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं। क्या देखा? सबसे पहले आप देखो बर्थ होती है प्लांट्स में या एनिमल्स में, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके जुवेनाइल स्टेज में आता है और ग्रोथ होता है और फिर वो एडल्ट हो जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाती है। तो वो एक प्रोसेस करता है, फेनोमेनन करता है जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, जो इस चैप्टर है अपना जो हमें पढ़ना है। और इस रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनके संतान उत्पन्न होते हैं, नए पौधे बनती है। और ये नया पौधा बनना, नए बच्चों का जन्म लेना इस बात को सिक्योर करता है कि भाई इसकी स्पेसीज खत्म होने वाली नहीं है। एक वंश से दूसरे वंश, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो अपने स्पेसीज को सिक्योर करेगा, इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी को। बिल्कुल सही। तो रिप्रोडक्शन का काम होता है कि वो क्या करता है? इंश्योर करता है कंटिन्यूटी, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। यस, इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। क्लियर? लेकिन ये जो रिप्रोड्यूस कर लिया है तो नए बच्चे आ गए ना, लेकिन जिसने रिप्रोड्यूस करा वो शरीर तो धीरे धीरे पुराना हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। यस, वो पौधा भी पुराना हो रहा है और आप देखो वो सेनेसेंट की तरफ चला गया। सेनेसेंट मतलब बॉडी के अंदर धीरे धीरे डिटोरिएशन होगी, राइट? मेटाबॉलिज्म डिटोरिएट करेगा, राइट? एनर्जी कम होने लगेगी बॉडी की और फाइनली आप देखोगे एब्सिशन, शेड ऑफ हो जाएगा। पौधे की बात कर रहे हैं वो गिर जाएगा, पत्ती की बात हो रही है पत्ती गिर जाएगी और फाइनली आपने देखा कि यहाँ पे उस बॉडी का डेथ हो जाएगा। और इसी लाइफ, बर्थ और डेथ के बीच की कहानी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही। और ये डेथ ऐसी चीज है जो हर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? सर्टेन है, निश्चित है, द्रव्य सत्य है। और ये श्योर एंड सर्टेन है कि जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा।
फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, ये श्योर है। इसका मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सभी मरणशील हैं, जिसने भी जन्म लिया उनको मरना पड़ेगा। अच्छी बात ये रही कि रिप्रोडक्शन करके वो न्यू स्पीशीज को बनाए गए जो उनके जनरेशन को कंटिन्यू करता है। ये भी आप समझ सकते हो, आप अपने पापा से हो, पापा आपके बाबा जी से हैं, तो आपकी एक जनरेशन तो चली आ रही है, तो ये आपकी जनरेशन, आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये इंश्योर कौन कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। और जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, ये मन में बात कर रहे हैं, मल्टीसेलुलरिटी की बात हो रही है, तो उनको मरना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सही। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। लेकिन अब बात यह हो रही है कि क्या कोई ऐसा भी है जो इमॉर्टल होगा? बिल्कुल सही, एक एक्सेप्शनल केस है जो इमॉर्टल होता है, एंड दैट एक्सेप्शनल इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, वैसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल के बने हुए हैं वो हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर एक सेल के तो दो होते हैं, एक तो मोनरा है जो एक सेल का है और प्रोकैरियोट्स है, दूसरा प्रोटिस्टा है जो एक सेल का है बट वो प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स है। तो ये दोनों ही सही है इसके लिए। तो आप देखो, मैंने ऊपर यहां पर बताएं कि आपके पास मोनरा है, राइट ना? ये देखो, इसी मोनरा में आपका कौन आ गया? यस, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड बैक्टीरिया, दिस ऑल आर मोनेडन्स। तो मोनेरा यस यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है, जबकि आप प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर होते हुए भी यूकैरियोट्स है, चूंकि ये भी एक सेल का बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर नॉट मॉर्टल, सो इमॉर्टल। आखिर ऐसा क्यों होता है? समझते होता क्या है। अब मान लो एक मदर सेल है, इस मदर सेल ने क्या करा? एक से दो सेल बना ली, राइट? फिर इसने भी एक से दो सेल बना ली, इसने भी एक से दो सेल बना ली। अब आप समझे, यहां ये एक सेल था, यहां एक और एक दो बन गया, फिर यहां एक है, एक और एक दो बन गया, 1 and 1 2। So what you are finding, one organism is going to transform itself into the another two body. Try to understand, nothing is being left here. कुछ भी शरीर का नहीं छूटता, हम तो छूट जाते हैं। मेल है, फीमेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बच्चे जन्म लिए, हो गए, हम तो रह गए, वहां कुछ बचता नहीं है। यहां देखो क्या लिखा है, हमने लिखा इंश्योर्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, अपने बॉडी को कंप्लीटली एक बॉडी से जो दो बनाया उन्होंने दोनों में अपने को ट्रांसफर किया, यहां कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल सही बात। तो ये कंटिन्यू होते जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या हुआ? नो बॉडी पार्ट, बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं बचता। लेफ्ट किसके लिए? डेथ करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, राइट? तो जो कुछ बचेगा ही नहीं डेथ होने के लिए, तो डेथ किसकी होगी? वो तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। दैट्स वाई जितने भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका डेथ नहीं होता और वो इमॉर्टल होते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पर बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करी, मॉर्टल की बात करी, और यह भी बात करा कि सभी मॉर्टल तो हैं, एक एक्सेप्शन ऐसा हो सकता है जो मॉर्टल नहीं है, एंड दिस इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। वो मोनरा हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सही है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? ये सारी चीजें एनसीईआरटी की लाइन से है। जब आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे आपको लगे अरे सर ने तो सब कुछ फ्लो चार्ट में समझा दिया, एनसीईआरटी की छुट्टी, राइट? गुड। चलो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे अपने डिस्कशन में। क्या दिया है उसने? इंटेक्स्ट से क्वेश्चन लेते हैं। देखो, दो क्वेश्चन की बात कही गई। पहला, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ? देखा आपने, बोल रहा था ना नेचुरल डेथ नहीं है, इसका मतलब ये इमॉर्टल है। कौन है इमॉर्टल? वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे है? वो कैसे है? तो वो भाई मॉर्टल है। बात समझ में आई?
तो ये वो मॉर्टल है। तो भाई ये मॉर्टल क्यों है? अभी हमने देखा वो इसलिए मॉर्टल है क्योंकि उसके अंदर आपने देखा कि भाई किस तरीके से कुछ भी छूटता नहीं उसके बॉडी के अंदर, जो भी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उसके अंदर। इसीलिए आपने कहा कि वो कैसा है? इमॉर्टल है। एक बॉडी से दो बॉडी बन गई, कुछ भी बचा नहीं, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया और नथिंग लेफ्ट। दैट्स वाई नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ये सिंगल सेल में अभी मैंने बताया कौन आएगा? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, और दूसरा आता है कौन? प्रोटिस्टा। ओके, नाउ तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया सबको, राइट? तो 12th क्लास के बच्चे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके स्कूल वाले पैटर्न पे कि बताओ क्यों ऐसा है, तो आपने इसका आंसर जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है कि गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on the earth for several thousand years? Yes, हजारों वर्ष की बात हो रही है। अभी आपने देखा पीपल की बात हुई, किस तरीके से मल्टीसेलुलरिटी होने के कारण उसकी आयु जो है वो हजारों वर्ष तक होती है, राइट? तो ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी देखा आपने 100 ईयर्स तक होते हैं, राइट ना? तो यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं मल्टीसेलुलरिटी होने के कारण। उनके जो एजेस होती है, उसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डेथ तो होता है बट उसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो बढ़ सकती है, ये भी हमने देखा। नाउ चलिए एक क्वेश्चन गेस करते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके निट में आ जाए या किसी भी ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? एनालाइज योरसेल्फ, आपकी एनालिसिस होने वाली है अभी तक जो हमने पढ़ा उसी से बेसिस पे आपने ये मैंने 12 एग्जांपल्स दिए हैं, 12 एग्जांपल्स हैं और आपने बताना है इस 12 में से कितने मॉर्टल हैं जिसकी मृत्यु हो सकती है और कितने इमॉर्टल है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मतलब जो इमॉर्टल है अभी आपने देखा वो कौन होगा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो सकता है, यूनिसेलुलर है चाहे वो यूकैरियोट हो सकता है। यस, यहाँ बात हो रही है मोनेरा की और यहाँ बात हो रही है प्रोटिस्टा की। तो आपको यहाँ पता करना है कौन मोनेरेंस है कौन प्रोटिस्टेंस है। मैंने बताया था शुरू में आपको कि भाई यहाँ पे 11th क्लास की एक अच्छी डिवीजन होने वाली है। 11th में याद करो आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें आपने पढ़ा था मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, कौन बताएगा? बी रेडी, आपने लिखते रहना अपने कमेंट्स को। यस बताओ, राइजोबियम की बात हो रही है। हाँ, राइजोबियम क्या है? बिल्कुल सही, ये क्या है? हाँ राइट, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। तो ये क्या होगा? इसकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी और ये यूनिसेलुलर है तो ये इमॉर्टल है, राइट? अल्फा, अल्फा याद कीजिए ये लेग्यूम्स का प्लांट है, लेग्यूमिनेसी है और यही राइजोबियम इस अल्फा अल्फा पे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। याद कीजिए 11th में आपने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन में। तो ये मल्टीसेलुलर होने के कारण डेथ होगा, ये इमॉर्टल नहीं है। फाइसेरम, नीट में क्वेश्चन आया था फाइसेरम से, एनसीईआरटी में फाइसेरम की चर्चा नहीं है बट नीट ने क्वेश्चन डाला था। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 100% एनटीआरसी, नहीं, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं, उसके लिए भी अपने को तैयार रखना है, राइट ना? फाइसेरम स्लाइम मोल्ड्स है और याद कीजिए ये जो प्रोटिस्टेंस होते हैं इसमें 3 ग्रुप होता है। एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होते हैं, दूसरा स्लाइम मोल्ड्स होता है और तीसरा होता है प्रोटोजोअन्स, राइट ना? तो यही स्लाइम मोल्ड्स में आता है कौन? फाइसेरम। और ये फाइसेरम चूंकि एक सेल का बना हुआ है इसलिए ये मॉर्टल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इमॉर्टल होगा, राइट? चलिए फाइकस की बात करते हैं। फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल और बरगद, वो क्या होते हैं? बिल्कुल सही है, मल्टीसेलुलर है इसलिए डेथ होगा और नहीं बोलोगे कि भाई ये इमॉर्टल है। नॉस्टॉक क्या लगता है आपको? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, नॉस्टॉक क्या है? ब्लूगिन एल्गी है, ये ब्लूगिन एल्गी मोनेरा में आएगा। दैट्स वाई ये मॉर्टल नहीं है, ये भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, सो इमॉर्टल होगा।
ड्राई एटम्स, ये ड्राई एटम्स भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है, मॉर्टल नहीं है, ये इमॉर्टल होगा। यूग्लिना भी प्रोटिस्टेंस है, राइट ना, तो ये इसकी डेथ नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा, आप देखेंगे कि इसमें आप देखो कि ये मॉर्टेलिटी की बात कर रहे थे, तो ये मॉर्टल नहीं होगा, बल्कि आप देखो ये इमॉर्टल होएगा। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं यहां पे किसकी, यस ये बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, अमीबा की। ये भी कैसा है, ये मॉर्टल नहीं होगा, बल्कि कैसा है, ये इमॉर्टल है। डायनोफ्लैजेलेट्स, यस इट इज ऑल्सो नॉट मॉर्टल, रेदर इट इज इमॉर्टल, बिकॉज डायनोफ्लैजेलेट भी कौन सा है, प्रोटिस्टेंस में आता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस में आता है। फ्रैंकिया, क्या लगता है आपको, यही फ्रैंकिया है जो नॉन लेग्यूम्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, ओके तो ये एक्टिनोमाइसिटीज है, मुनरा का ग्रुप है, तो इसलिए मॉर्टल्स नहीं होगा, इमॉर्टल होगा। और नाइट्रोसोमोनास अगेन बैक्टीरिया, इमॉर्टल होगा, नॉट मॉर्टल। सो यदि क्वेश्चन आए, इसी को एक ग्राफ दे दिया जाए, इन सभी का नाम आ जाए 12 का, बोला जाए बताओ इसमें कितने हैं जो मॉर्टल हैं, कितने हैं जो इमॉर्टल हैं, कितने हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो आपने क्या देखा, मॉर्टल में 1 2 केवल मैंने 2 ही लिए हैं जो कैसे हैं, मॉर्टल है, और जो टोटल 10 है वो है इमॉर्टल। सो आप रेशियो भी बताया जाए तो आप बोल सकते हो कि भाई 2:1 2:10 का रेशियो आया, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई थिंक लाइफ स्पैन एग्जाम्पल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। अब देखते हैं कि जो लाइफ स्पैन है ये हमारा, आप देखो टोटल लाइफ स्पैन 3 तरह का होता है। एक क्या होता है, ये है जुवेनाइल, राइट ना, जुवेनाइल है, दूसरा रिप्रोडक्टिव है, तीसरा सेनेसेंट है, राइट। हम स्टेजेस की बात करते हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये आप बात करें तो हमारे पास क्या है, यस ये है रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। फाइन, यहां पे आप देखो इस बॉडी को ग्रो करेगा, मैच्योरिटी मेंटेन होगी इसकी, लेकिन इसके अंदर सेक्स नहीं हो सकता, सेक्सुअल ऑर्गन इसके डेवलप नहीं है, सेक्सुअल बिहेवियर क्रिएट नहीं करेगा, वो एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर नहीं है, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं। बट रिप्रोडक्टिव स्टेज आते आते सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप हो जाएंगे, बॉडी मैच्योर्ड होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। चलो फ्लावर की बात कर लो, आप देखो फ्लावर भी लीफ से बनते हैं, लीफ के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगा, फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, वो फ्लावर बनाएगा। सो व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज द मेटामॉर्फोज सूट सिस्टम आप बोलते हो। तो यहां भी आपने देखा किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंतर्गत, एंड दिस इज अगेन रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब बात आती है सेनेसेंट स्टेज की। सेनेसेंस में क्या है, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होती है बॉडी की, मैं बोलता हूं इसको PDOB याद रखना, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ बॉडी। तो ये धीरे धीरे बॉडी स्नैप्स हो रही है, मेटाबॉलिज्म खत्म हो रहा है, बॉडी कोलैप्स हो रही है। तो याद रखना है टोटल आपने लाइफ स्पैन में JRS, यस JRS, ये 3 फेजेस होते हैं अपने लाइफ स्पैन के लिए। जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्शन के पहले का फेज है, जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज मैच्योर्ड हो गया, यही रिप्रोडक्टिव स्टेज है। सेनेसेंट है, जब उसके अंदर प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन आएगी बॉडी के अंतर्गत, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका। अब देखो आखिर ये लाइफ स्पैन को रेगुलेट कौन करता है, कैसे बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, ये कौन है जो रेगुलेट कर रहा है, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, वो एनिमल्स की बात करें। आप समझो जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं, यही जुवेनाइल को रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट करता है, रिप्रोडक्टिव को सेनेसेंट में कन्वर्ट करता है। तो ये हार्मोन्स ही हैं जो हमारे बॉडी के अंदर तीनों फेज का ट्रांजिशंस करते हैं। तो ऑल 3 फेजेस
JRS are being shifted from one to another with the help of hormones. उसके अलावा environment play very vital role for the expression of reproduction as well as behavior. So दो important factors हो गए जो हमारे लाइफ स्पेन में जो 3 फेजेस होते हैं JRS उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो इज इट क्लियर कि भाई कोई जबान इसलिए भी है क्योंकि वो हार्मोनली उस तरह से बिहेव हो रहा है, उसके इंटरनल चेंजेस उससे ऐसा ही हो रहे हैं. आप देखते हो कभी कभी मूछें नहीं होती, किसी को मूछ होने लगती है, किसी का मूछ धीरे धीरे पकने लगता है. These all things are being regulated by the hormones as well as some environmental and some other factors also, right? Now, अब आइए देखें सेकेंड जो है हमारा ये है ऑब्जर्वेशन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या ये जो जुवेनाइल स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है और सेनेसेंट स्टेज है, क्या हम तीनों को साफ साफ किसी पौधे में देख ले सकते हैं या नहीं, या कोई ऐसा भी पौधा है जो हमें दिखाई नहीं देगा तीनों स्टेज साफ साफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कितनी बार क्वेश्चन आए इस पे, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं इस पे. आइए इसको समझते हैं. ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. देखिए इसके लिए हम दो चीज़ को समझना पड़ेगा. पहला हमें जानना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स लाइफ साइकिल के पैटर्न पे 3 तरह के होते हैं. पहला एनुअल. एनुअल का मतलब होता है वो एक सीजन जिंदा रहेगा. एक सीजन का मतलब एक ईयर मानते हैं, ठंड में लगाया ठंड में ही काटा. लेकिन यदि उसने ठंड में लगा के आपने गर्मी में उसको काटा, उसने 2 सीजन देख लिया, तो यही कहलाता है बाइनियल, राइट. जैसे कि रेडिस है, कैरोट है. एनुअल में वीट है, राइस है, मैरीगोल्ड है. जबकि कोई एक प्लांट है और वो प्लांट जो है हर सीजन में वो अपनी प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपनी फ्लावरिंग को, देन दिस इज कॉल्ड पेरेनियल. जैसा कि आप बैम्बू में देखते हो, नीलाकुंजी में देखते हो, मैंगो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हो, ये आप देख लो, राइट. गुड. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो एनुअल है, बाइनियल है, पेरेनियल है, फ्लावरिंग हो रही है, तो क्या ये एनुअल एक ही बार फ्लावरिंग करेगा जब एक सीजन में है? बिल्कुल सही, एनुअल एक ही बार फ्लावरिंग करता है. बाइनियल भी एक ही बार फ्लावरिंग करता है. लेकिन पेरेनियल कुछ ऐसे हैं जो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, बट कुछ ऐसे मैक्सिमम ऐसे हैं जो कितनी बार फ्लावरिंग को रिपीट करते हैं. यस, इसको भी हम समझ सकते हैं. देखो हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स के 2 फॉर्मेट हैं. एक है मोनोकार्पिक, नाम से स्पष्ट है, मोनो एक बार, कार्पिक फ्रूट. तो फ्लावर्स वंस इन लाइफ, जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, मोनोकार्पिक. इसी के लिए एक और टर्मिनोलॉजी आता है सेमल पैरस. सेमल पैरस मोनोकार्पिक. लेकिन यदि फ्लावर रिपीटेड बाय इंटरवल्स, बार बार हर बार उसी पौधे से फ्लावर आ रही है, जैसे अभी मैं बात कर रहा कि मैंगो को ले लो, एप्पल को ले लो, तो ये सभी पेरेनियल्स, ओनली पेरेनियल ही ऐसे हैं जो पॉलीकार्पिक होते हैं. और पॉलीकार्पिक के लिए एक और टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना चाहिए, एंड दिस इज एटेरोपैरस. 2 टर्मिनोलॉजी हो गई, मोनोकार्पिक सेमल्पैरस, पॉलीकार्पिक एटेरोपैरस, राइट. अब रही बात, ये देखो ये कंक्लूजन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझे. मैंने क्या कंक्लूड्स किया है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ सकते हैं लैंग्वेज में. इसका मतलब जितने भी एनुअल्स हैं, जितने भी बाइनियल्स हैं, दोनों एनुअल और बाइनियल के अंदर जो JRS है आप साफ साफ देख सकते हो. अब समझो, आप मान लो आपने एक सीड लगाया, ठीक है, सीड की सीडलिंग हो गई, इससे इसके प्लांट निकल के आ गए, राइट. प्लांट निकल के आ गए, अब क्या हो गया इसके अंदर भाई, इसके अंदर फ्रूटिंग भी आ गया. अब क्या होगा, फ्रूट फ्लावर आ गया, फ्लावर के बाद क्या होगा, इसके अंदर फल भी लग गए. अब क्या होगा, धीरे धीरे पौधा अब टूटने लगा, डेथ की तरफ चला गया. तो ये क्या हो गया, सेनेसेंट. ये दोनों क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव. और यहां से यहां तक क्या हो गया, जुवेनाइल. क्या देख रहे हो कि आप इस स्टेज में ध्यान से देखो तो तीनों को साफ साफ देख पा रहे हो, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट. क्लियर. इसका मतलब यह हुआ कि जो एनुअल होंगे, जो बाइनियल होंगे, उसके अंदर जो 3 फेजेस हैं JRS के, आप बहुत क्लियर कट एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं. लेकिन यदि आपको बाइनियल प्लांट्स देख दिया जाए, अब आप समझे बाइनियल कैसे दिया जाए. मान लो आपको कोई मैंगो का प्लांट्स दे दिया,
क्लियर है ना। अब आप ध्यान दो, बहुत कॉमन है, मैंगो या लीची आप ले लो। देखो क्या होता है, आप देखोगे इस मैंगो में सपोज करो यहाँ पे एक फ्लावर आया F1 और ये फ्लावरिंग करा, फ्रूटिंग करा, फिर क्या होगा, यहां से आप उसको काट देते हो। बात समझ में आ गई ना, ये कट गया। फिर दूसरे सीजन उसी डाल पे दूसरा लगता है फ्लावर F2। अब ध्यान दे, पूरा पौधा जो है ये डेथ थोड़ी ना हुआ, केवल फ्लावर, ये जो मान लो ये स्टेम थी, इस स्टेम पे यहाँ पर पहला फ्लावर आया था, जब ये टूट गया, जब आपने इसको तोड़ लिया, फिर इसी स्टेम पे दूसरा फ्लावर आ गया F2, तो यहाँ पर पहला फ्लावर था। तो ये स्टेम तो पहले से है, स्टेम के लिए जुवेनाइल सेंस जो पूरी पौधे लगती है वो तो नहीं आया, और स्टेम तो मैच्योर्ड स्टेज है। स्टेम के अंदर रिकवरी होगी, कुछ चीजें जो नहीं थी वो फिर से वापस आ जाएंगी और वो हेल्प करेगी लीफ को निकलने में। लीफ फिर फ्लावर बनाएगा, दूसरा फ्लावर उसी स्टेम पे लगेगी, तो दो फ्लावर के बीच का जो गैप आता है, दिस इज कॉल्ड क्या, यही कहलाता है इंटर फ्लावरिंग पीरियड। यस, दिस इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड। और व्हाट इज दिस, दिस इज द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज, दिस इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड। और इसी को आपने क्या कहा, इसी को कहा रिकवरी फेज। क्यों रिकवरी फेज, क्योंकि जो चीजें लॉस हो गई थी फिर से वो रिजुविनेट कर लेगा। इसका मतलब क्या हम इस फ्लावरिंग स्टेज को जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जुवेनिलिटी में हर चीज फिर से आएगी, यहां पहले से मैच्योरिटी था, तो क्या हम इसको कंप्लीटली मैच्योर्ड बोल दे? नहीं बोल सकते, हम बता है, क्योंकि उसके ऊपर लीफ आएगा, लीफ से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब देखो ये स्टेटमेंट बन के आया कि ये जो इंटरफ्लावरिंग फेज होती है वो जुवेनाइल नहीं है, रेदर द पार्ट ऑफ मैच्योर्ड फेज। जो मैच्योरिटी है उसी का एक पार्ट हो सकता है। सो इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा, हम तीनों JRS साफ नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर कट पेरेनियल मैंगो में आप नहीं बोलोगे देखो जुवेनाइल स्टेज है मैंगो का, नहीं। पहली बार आपने देखा था वो जुवेनाइल था, जब दूसरी बार फ्लावरिंग खत्म हो गई तो जुवेनाइल कहां देखा आपने? उसने तो आपने रिकवरी फेज देखी, आपने इंटर फ्लावरिंग स्टेज देखा। दैट्स वाई जब आप बात करते हो पेरेनियल प्लांट्स के अंदर तो वो बड़ा डिफिकल्ट है बताना, डिफाइन करना कि JRS यहां हो रहा है। जे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, RS की बात फ्लावर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, प्लांट के रिस्पेक्ट में सही नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर व्हाट इज एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल, राइट। नाउ किस पौधे में क्लियर कट एक्सप्रेशन आएगा JRS का? बिल्कुल सही, एनुअल और बाइनियल। किस में डिफिकल्टीज है बताने में? यस, पेरेनियल में। क्यों डिफिकल्टीज है? वहां कौन सा पीरियड होता है? राइट, इंटरफ्लावरिंग पीरियड होती है, दो फ्लावर के बीच की फेज होती है जो जुवेनाइल नहीं है बल्कि रिकवरी फेज होती है। इज इट क्लियर? गुड। नाउ अब आइए, आज का जो लास्ट सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीला कुरंची। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, क्या आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? ये फ्लावर लग रहा है ना कि खींच के ले जाएगा आपको? बिल्कुल सही, टूरिस्ट को खींच के ले जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखो ये जो नीला कुरंजी का पौधा है, यस, नीला, ब्लू कलर को नीला बोलते हैं, कुरंजी, और एक ग्रुप ही है उसको बोलते हैं प्लीस्टेशियल्स। ये ऐसे होते हैं जो 8 से लेके 16 वर्ष की आयु तक सरवाइव करते हैं। ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैस्टिंग होता है। मैस्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावरिंग करने वाले ऐसे पौधे होते हैं, और ये एक पौधे सीड को छोड़ जाते हैं और फिर डेथ हो जाता है उनका, राइट ना, डेथ हो जाता है, फिर ये सीड फिर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे लाइफ साइकिल को एग्जीक्यूट करने वाले सभी पौधे को हम या एनिमल्स को प्लीस्टेशियल्स बोलते हैं। नीला कुरंजी भी ऐसा ही है। ये नीला कुरंजी का जो वैज्ञानिक नाम है, इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। यस, और ये प्लांट भी मोनोकार्पिक है, एक ही बार फ्लावरिंग आएगी। पेरेनियल और हर्ब्स है, इसका नेचर आप देखो, हर्बेसियस पौधे है ये,
तो ये हर्ब्स है, ये पेरेनियल्स है, मोनोकार्पिक है, और इसकी 12 वर्ष के अवस्था में एवरी 12 ईयर्स में ये फ्लावरिंग आएगी। क्वेश्चन आया था लास्ट फ्लावरिंग कब हुई थी। अब देखो सबसे पहले जो था लास्ट फ्लावरिंग आप बोलोगे तो ऑप्शन रहेगा 116 और 18 दोनों रहेगा, तो ध्यान देना पहली बार जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने लिखा वो उसके लिए सही था, लास्ट फ्लावरिंग 2006 में, लेकिन 2006 के बाद 12 वर्ष भी हो गए आपके एनसीईआरटी को ये लिखे हुए, और 18 में भी फ्लावरिंग हुई थी। ये केरला में जम के हुई, कर्नाटका में जम के हुई। इसको मैं बताता हूं, ये जो स्ट्रोबिलंथस है इसका लोकेशन आपके साउथ इंडिया में जो हिल स्टेशन है वहां है, याद रखना है के टी, याद रहेगा के कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और यहां पर केरला में अनामलाई हिल है वहां दिखाई देगा, वहीं का ये डायग्राम आपने देख रहा है, ये वहीं का है, केरला का ही है ये, राइट। और दूसरा कर्नाटका में चंद्रद्रोण हिल्स होते हैं, वहां पे आपको ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलेंगे। ये फ्लावर इतनी अधिक संख्या में होते हैं, पूरा वहां पे एक मैट बिछ जाता है ऐसा लगता है, और पूरी घाटी ब्लूस हो जाती है, ऐसा लगता है कि नीलकंठ जो है भगवान वहां पर आ गए हैं, ऐसा कुछ अट्रैक्ट करता है, स्ट्रेच करता है टूरिस्ट को कि सभी वहां पे पहुंच जाते हैं उस हिल स्टेशन को देखने के लिए। यदि आप प्लान करते हो तो क्या लगता है क्वेश्चन आ सकता है, अब बताओ नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी, तो आप याद करो, अभी आप देखा 2006 जो है ये सितंबर और अक्टूबर की बात हो रही है। इसके बाद जो 12 ईयर्स हो गया वो हो गया आपका कितना, यस 2018। अब आपको क्या लगता है इसमें भी आप 12 ऐड कर लो तो ये हो गया 2030, 2030 में आप भी चाहो तो केकेटी पहुंच जाओ और देख सकते हो किस तरीके से पूरी वैली जो है वो ग्रीन ब्लूइश वैली हो जाती है, एंड वेरी अट्रैक्टिव, एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय दैट वेरी नेचुरल ब्यूटी ऑफ स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। और ये जो है ये एकेंथेसी फैमिली का है, एकेंथेसी हर्बेसियस प्लांट है। देख सकते हो ये फ्लावर यहाँ पे, ये पूरी वैली है, किस तरह से वैली पूरा ब्लूइश हो गया है एंड वेरी अट्रैक्टिव, राइट ना। सो रियली इट्स वेरी अट्रैक्टिव। और यहाँ पे हमने देखा लाइफ स्पैन की बात। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे वी हैव डिस्कस माय फ्रेंड्स अबाउट यस नीलाकुरंजी, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, ट्रिक्स याद रखना है केकेटी, और सितंबर और अक्टूबर SO, सो 6, 18, 20, 30 ये 3 डाटा आपके आ सकते हैं एग्जाम में। हमने पढ़ा कैसे रेगुलेशन होता है, लाइफ स्पैन का रेगुलेशन होता है कैसे, कहाँ क्लियर कट देख सकते हैं, बिल्कुल सही एनुअल और बायनियल में देख सकते हो, पेरेनियल में नहीं दिखाई देगा। इंटरफ्लावरिंग स्टेज जुवेनाइल नहीं है, रिकवरी फेज है। एनसीईआरटी आप जाके देखोगे कि मालूम चले कि ये लाइफ स्पैन 3 स्टेज में है, कौन कौन, JRS। फिर हमने देखा कि भाई कौन मॉर्टल हो सकता है, कौन मॉर्टल नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि नेचुरल डेथ जो होती है वो किसकी होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स की होती है, मोनरा और प्रतिष्ठा की। ऐसा है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है जिसका नेचुरल डेथ नहीं होती है, बाकी सबकी नेचुरल डेथ होती है, हमने अभी देखा इसको। फिर हमने ये भी देखा कैसे बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, हाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, राइट। फिर हमने क्विज सेक्शन में देखा किसकी क्या एज हो सकती है, हमने डिफरेंट एनिमल और प्लांट टोटल 16 एग्जाम्पल्स देखे। देन वी स्टडीड कैसे कोरिलेट हम नहीं कर सकते लाइफ स्पेन को साइज के साथ और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे. This is the first lecture what we discuss. In the next class we will study asexual reproduction and different mode of sexual reproduction along with vegetative propagation. So for this, thank you very much. Enjoy this session EBOZ, which will explore your botany A to Z. Okay friends, thank you very much. Bye bye, take care, stay home. Thank you.